सभी राष्ट्र सेवकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी इस वीडियो सीरीज में फिलहाल अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए हम सभी ने अभी तक विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। आज इस लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में और गेस्टाल्टवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रतिपादित अंतर्दृष्टि एवं सूझकी सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से वह परीक्षा में आपसे पूछा गया है और किस प्रकार से हम उसका अपने वास्तविक जीवन से उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो दोनों बातें होंगी। सिद्धांतों को पढ़ाना प्रारंभ करूं उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पूर्व में आपको बताया कि थोड़ा सा जब तक समानता असमानता का आपके में कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, जब तक आप में वह क्षमता नहीं आ जाती है, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम लोग पढ़ भी चुके हैं अधिगम के नियम जब या अधिगम के सोपान के बारे में जब हमने बात करी थी। तो पूर्व के सिद्धांत क्या कहते हैं या उनको कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष रूप में मैं आपको बताऊं तो पूर्व में ही मैंने आपको बताया था कि अधिगम की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत हैं। इन सभी सिद्धांतों ने अधिगम की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया है। तो किसी ने कहा कुछ तरीके से, किसी ने कहा कुछ तरीके से, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का अध्ययन या वर्णन किया और उस आधार पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया। जिन सिद्धांतों की कुछ परिस्थितियों में समानता देखी गई उनको एक वर्ग में रख दिया गया, दूसरे प्रकार के सिद्धांतों की कुछ समानता देखी गई तो उन्हें दूसरे वर्ग में रख दिया गया, और तीसरे प्रकार के सिद्धांतों की कुछ समानता देखी गई तो उन्हें तीसरे वर्ग में रख दिया गया। अभी तक जिस प्रकार के सिद्धांतों को हमने पढ़ा, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी और क्लार्क हल के सिद्धांतों को, उन सभी सिद्धांतों को फिलहाल हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों की श्रेणी में रख सकते हैं। जो ये सभी के सभी सिद्धांत लगभग ये मानते हैं कि व्यक्ति अभ्यास, अगर हम आधार रूप में या निष्कर्ष रूप में कहें तो उन सभी में ये प्रकार से माना जा सकता है कि किसी भी कार्य व्यवहार को प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखा जा सकता है, यानी अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। तो ये बात बहुत दिन तक चली। फिर एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ जिसने इस बात का विरोध किया। कहा कि लगभग सभी प्रकार के व्यवहारों को आप प्रयास और त्रुटि के माध्यम से नहीं सीख सकते भाई, कुछ में व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता का भी आवश्यकता होती है। क्या, और इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये बात कह रहे हैं कि क्या इंटरमीडिएट के किसी क्वेश्चन को आप क्लास 3 के बच्चे को अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से सिखा सकते हैं? क्या नहीं सिखा सकते, क्योंकि वह बच्चे को फिर समझ में नहीं आएगी। और हमने वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र भी पढ़ा है, प्रॉक्सिमल जोन डेवलपमेंट, कि इससे बाहर उसको चाहे जितना समझा लो, चाहे जितना प्रयास अभ्यास करा लो, वह नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सिद्धांत थे। अब ये सिद्धांत क्या है, क्या कहता है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यास भी आवश्यक है, परंतु सिर्फ अभ्यास के माध्यम से नहीं सिखाया जा सकता। व्यक्ति का परिपक्व होना, मस्तिष्क का उस स्तर का परिपक्व होना समस्या के बराबर का भी आवश्यक है, तब व्यक्ति किसी कार्य व्यवहार को सीख सकता है। ठीक है भैया, तो ये बातें अभी तक पूर्व में हमने पढ़ी। अब इस सिद्धांत को जरा पढ़ते हैं, अब बातें आपको सारी समझ में लगभग आ जाएंगी। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत का उदय हुआ उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों के विरोध में, जो मनोविज्ञान को एक विशुद्ध वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। गेस्टाल्ट सिद्धांत हम सभी जानते हैं कि ये जर्मन स्कूल की देन है और लगभग इसका उदय 1920 के करीब माना जाता है। क्यों? क्योंकि लगभग 1913 से 18 के बीच कोहलर साहब ने अपना अध्ययन कैनरी द्वीप पर किया है और लगभग 25-27 में उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। तब जाकर के इस सिद्धांत तो उस कंक्लूजन के रूप में हम कह देते हैं कि लगभग 1920 के समय का है। ठीक, अब चूंकि ये जर्मन का शब्द है, इस गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ आकार से संबंधित है। कैसा आकार? समाकृतिका का या पूर्ण आकार की बातें करता है, पूर्णाकार की बात करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम समाकृतिका या पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दिमर, कोहलर तथा कोफा है। एक बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया लगभग 2016 में कि गेस्टाल्ट सिद्धांत की आधारशिला किसने रखी। तो अगर आधारशिला की बात करें तो इस पर विवाद हो जाएगा। तो वहाँ पर प्रतिपादन किसने किया, अगर इस बात को हम बात करें तो प्रतिपादन की अगर बात है तो वहाँ पर उस परीक्षा में
वर्दीमर का भी नाम आया था और कर्ट लेविन का भी नाम आया था, तो जिसको लेकर लोगों ने विवाद किया। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर प्रवर्तक या प्रतिपादन की बात आए तो एक किताब में मुझे प्रतिपादक के रूप में लिखा मिला है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमर ने किया तथा कोफ्फा और कोहलर आदि साथियों ने इसको आगे बढ़ाया है। तो आप अगर इस बुक का रेफरेंस लेकर के मानना चाहें तो कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमर महोदय ने किया है। ठीक है, तो बाकायदा मैं रेफरेंस के माध्यम से आलोक प्रकाशन की किताब है डॉक्टर मालती सरस्वत की, उसमें ये बात लिखी हुई है। चलिए, तो कुछ जहाँ पर विवाद की स्थिति हो वहाँ पर अपना झंडा ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये दिखाऊं कि मैं बहुत PhD कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, नेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं जो कह देता हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। कोई भी विवाद की स्थिति में जब तक प्रमाण ना हो तो आपको वो बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो मैंने प्रमाण के आधार पर कहा कि फला किताब में ये बात लिखी हुई है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमर महोदय ने किया, बाद के प्रवर्तक जैसे कोफ्फा और कोहलर ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक, कंक्लूजन रूप में हम कह सकते हैं कि इस गेस्टाल्टवाद के समर्थक या प्रवर्तक वर्दीमर, कोफ्फा और कोहलर हैं। ये क्वेश्चन आपसे UPTT 2014 में पूछा गया क्या कि गेस्टाल्ट सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो समाकृतिका या पूर्णाकार सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। दो बातें पढ़ी कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का उदय हुआ है किसके विरोध में, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतों के विरोध में। कहाँ का है, जर्मन स्कूल का है, जिसका अर्थ आकार से संबंधित है। कैसा आकार, पूर्ण आकार, यानी इसीलिए इसे हम पूर्णाकार या समाकृतिका का सिद्धांत कहते हैं। और जिसके प्रतिपादक अगर हम माने तो हम वर्दीमर को मान सकते हैं, परंतु सबके सबका लगभग बराबर बराबर योगदान माना जाता है। ठीक, ये दो बातें क्लियर हुई। आगे क्या कहा इन गेस्टाल्टवादियों ने, कहा कि हम अवयवी से अवयव की ओर जाते हैं, अवयव से अवयवी की ओर नहीं। मतलब इनका कहना ये था कि होल टू पार्ट, पहले व्यक्ति किसी भी समस्या का पूर्ण रूप देखता है और पूर्ण रूप देखने के पश्चात वो धीरे से जब उसका प्रत्यक्षण करता है, यानी सभी अंगों को ध्यान से जब देखता है, तो ध्यान से देखने के पश्चात फिर उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका लूप होल जब मिलता है, तब उसको यकायक एक शक्ति आती है दिमाग में, उस शक्ति का प्रयोग करके उस समस्या का वह समाधान कर ले जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर सरल शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आया है तो सबसे पहले उसकी आँख थोड़े देखने लगोगे, सबसे पहले उसके बाल थोड़े देखने लगोगे, बहुत लंबे लंबे बाल हैं। ठीक, पहले तो वो सामने आ रहा होगा तो उसका संपूर्ण चित्र हमारे सामने आता है, फिर हम उसका बारीकी से अध्ययन करते हैं कि अच्छा इसकी आंखें तो एकदम भूरी हैं, ठीक है, इसके बाल बहुत लंबे हैं, इस तरीके से हम बात करते हैं ना। ठीक, एक एक अंग का मतलब पहले होल टू पार्ट की ओर आगे जाते हैं। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एक प्रकार के ऐसी विचारधारा थी कि ये पूर्व के जो लोग थे उन्होंने कहा था धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से चीज़ों को सीखा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले जब तक पूरी विषय वस्तु का अध्ययन आपको, मतलब पहले जब तक छात्र के सामने पूरी विषय वस्तु नहीं समझाई जाएगी तब तक उसको टुकड़ों में अगर आप समझाते रहेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। मान लीजिए अगर आपको लखनऊ से कानपुर जाना है तो लखनऊ से कानपुर जाने से पूर्व आपको बता दिया जाए कि ये जो लखनऊ से कानपुर है वो इतने किलोमीटर है और यहाँ पर इतने टोल प्लाजा पड़ेंगे और इतना समय लगभग लगने वाला है, तो आप किस स्पीड से जाना है, आपको कितने बजे निकलना है, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और आप पहले चल दिए हैं, नहीं पता है कितनी दूरी पर है, कितना है, तो कितना डीजल डलवाए गाड़ी में, कितना समय लेकर चले, ये सारी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। और लोग कहेंगे अरे चले हैं तो पहुंच ही जाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं ना कि चले हैं तो पहुंच ही जाएंगे, कै बजे पहुंचेंगे को नहीं पता। ठीक, तो ये एक बात कह सकते हैं, तो ये पूर्व वाला उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की मान्यता वाला था। लेकिन अगर आप पूर्व की तैयारी के साथ हैं, पूरा पहले से पता है आपको सारी चीज़ें, उसके बाद आप टुकड़ों की बात करें कि फलाना टोल प्लाजा इतनी दूरी पर, फलाना टोल प्लाजा इतनी दूरी पर होटल है, वहाँ खाना खा सकते हैं, वहाँ रुक सकते हैं, ये बातें गेस्टाल्ट सिद्धांत की बात कहता है। यानी पूर्ण से आपका अंश की ओर बढ़ने की बात गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मैं इस बात पर प्रयास करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, समय चाहे जितना लंबा लगे। चलिए
दूसरे प्रकार के सिद्धांत की बात करें कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट सिद्धांतों में से सबसे पॉपुलर सिद्धांत जो था वो कहलाया सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसने प्रतिपादित किया? तो प्रमुख गेस्टाल्टवादी कोहलर ने अपने प्रयोगों के आधार पर अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लगभग 2016-17 में यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा गया कि अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने किया। कुछ लोग कोहलर और कोहलबर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैंने जब टेस्ट लिया बच्चों का तो वो कोहलर और कोहलबर्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोहलर का संबंध सूझ एवं अंतर्दृष्टि से है, कोहलबर्ग का संबंध नैतिक विकास से है। ठीक है, तो ये बात अगर आ गई। चलिए, तो प्रमुख गेस्टाल्टवादी कोहलर ने अपने प्रयोगों के आधार पर सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में जो भी उन्होंने प्रयोग किया है चिंपैंजी पर, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पूरी तरीके से थोड़ा सा कंक्लूड करें कि इस सिद्धांत में उन्होंने कहा क्या है। इस सिद्धांत का मानना यह है कि व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ एवं अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है। बालक परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्षण कर उसके सभी आयामों में आपसी संबंध करता है और तब उसमें सूझ उत्पन्न होती है, जो अचानक होती है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती, ऐसा इनका मानना है। तो अब ये सूझ क्या है? सूझ पर पूरी तरीके से आधारित है यह सिद्धांत। तो सूझ के बारे में अगर आपसे कभी ऐसे कुछ पूछ ले या लाइन लिख दी जाए तो आप अगर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। तो कहा जाता है सूझ जब किसी समस्या का निराकरण करते समय अचानक ही कोई हल हमारे दिमाग में आ जाता है तो और हमारे कार्य करने की जो प्रत्यक्षण यानी समझने की जो क्षमता है वह तीव्र हो जाती है, इसे ही सूझ कहा जाता है। सूझ वास्तव में परिस्थिति को संगठित समग्र के रूप में देखने में निहित है। जब आप पूरी तरीके से इस बात को जानेंगे कि इतने से इतने किलोमीटर है, तब आप अंदाज़ा लगा लेंगे इतना डीजल चाहिए होगा, इतना समय लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, या फिर आपको पूरा पाठ्यक्रम अगर आपको बता दिया जाए कि जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि आज मैं फला चीज़ आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको पता है कि लगभग 2 बातें बताई जा रही, तो लगभग 20 मिनट या 25 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे चीज़ों को समझने में। ठीक है, और अगर आपको उपयोगिता चाहिए कोहलर का सिद्धांत और गेस्टाल्ट, तो आप अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ भी जाएंगे। ठीक, इस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरे सूझ यानी अगर व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम कर रहा है तो वह क्या करेगा, पूरी परिस्थिति को संगठित समग्र के रूप में देखने का प्रयास करता है। अधिगम मनोवैज्ञानिक क्या इसका प्रयोग जो करते हैं वो ये इस तरीके से करते हैं, कहते हैं कि प्राणी प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम करता है, ये बात सही है, या दूसरे के अनुकरण का अधिगम करता है, मतलब दूसरे का फॉलो करके अधिगम करता है। ठीक है, अनुकरण करके अधिगम करता है। परंतु कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें प्राणी एकाएक बिना किसी के बताए अपनी तरकीब से सीख लेता है। ऐसा भी तो होता है, अपनी तरकीब से सीख लेता है। यही एकाएक तरकीब सूझ कहलाती है, जिसके द्वारा प्राणी अधिगम करता है। जो एकाएक तरकीब व्यक्ति के दिमाग में आ गई, वह आप कोई गणित का सवाल लगा रहे हैं, कई बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मान लीजिए लगाने के बाद एकदम से आपको चीज़ें उसका आंसर समझ में, प्रश्न आपने पढ़ा, पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे। ठीक है, ज़रूर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और जो बातें लिखी गई उसको उतारते चलते हैं, परंतु एक बार पूरा प्रश्न आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। इसीलिए कई बार आपसे कहा भी जाता है कि प्रश्न पत्र के समय पहले आप आधा से या 2 या 3 मिनट में पूरा पेपर पहले एक बार पढ़ डालिए। ठीक है, कई बार आपसे बात कई आपके शिक्षक कहते भी होंगे। तो ये सारी बातें यहाँ से संबंधित हैं। पूर्णाकार से पूर्ण से अंश की ओर तब आगे बढ़ते हुए चलिए। तो एकाएक तरकीब जो हमारे दिमाग में किसी समस्या के समाधान की आती है वही सूझ कहलाती है। गुड साहब क्या कहते हैं, पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, इसीलिए लिखित परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने परिभाषाएं लिख दी। गुड साहब कहते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। वास्तविक स्थिति क्या है, जब हमारे सामने कोई समस्या है, उस समस्या का जो हमें अचानक और एग्जैक्ट और साइमल्टेनियसली जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, समझ में आई बात है, वह हमारी सूझ है, वह हमारी अंतर्दृष्टि है। सूझ को अंतर्दृष्टि भी कहते
है। कोहलर क्या कह रहे हैं, सूझ जिन्होंने अपना अध्ययन किया है उनका मानना ये है कि सूझ किसी समस्या के समाधान की एकाएक पकड़ है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है। आप समझ में आ गई बात है ना, प्रश्न आपने पढ़ा और प्रश्न आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, ठीक है। अब आप फलाना फार्मूला लिखेंगे और फलाने फार्मूले में से कुछ चीज़ मिसिंग होगी, वो पूछा जा चुका होगा, तो आप उसी से संबंधित पूर्व का एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें वो आपको जो मिसिंग है वो वर्ड मिल जाए, वो मान मिल जाए। अब उस मान को प्राप्त करने के बाद आप दूसरे फार्मूले में उसको रखेंगे और आप अपना सवाल लगा ले जाएंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, तो यही बात के स्टार्ट बात कोहलर साहब कह रहे हैं कि सूझ एक ऐसी समस्या का समाधान की एक ऐसी एकाएक पकड़ है जिससे एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है। जैसे परिस्थिति होगी वैसे हम अपना निर्णय बदलते चलेंगे और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाया जाता है, ठीक है। और जैसे भी समस्या का जो समाधान है क्षेत्र जितनी भी जिस हिसाब से आवश्यकता है उस हिसाब से हम अपना प्रयोग कर लेते हैं। तो ये सब बातें थी अंतर्दृष्टि और सूझ का मतलब क्या है। अब इन्होंने ये सारी बातें, ये सिद्धांत, ये विषय कैसे रखा, किस पर प्रयोग किया, तो सबसे पहले ये प्रयोग अपना करते हैं। कोहलर ने अपना प्रयोग 1913 से 18 के बीच कैनरी द्वीप पर सुल्तान नामक वनमानुस में किया। कैनरी द्वीप कहाँ था? लगभग प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात एक द्वीप था जो काफ़ी निर्जन हो गया था, वहाँ पर इन्होंने अपने प्रयोग के लिए आधार बनाया, ठीक है। तो धीरे धीरे कुत्ता बिल्ली पर प्रयोग हो ही चुका था, कबूतर पर प्रयोग हो ही चुका था। थोड़ा सा ये, चूँकि आपने पूर्व में मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक स्वरूप देने की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य पर व्यवहार करना थोड़ा सा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने चिंपैंजी का प्रयोग किया। और कई सारे चिंपैंजी उस समय महंगे थे और स्किनर साहब भी चिंपैंजी पर अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन उस समय बहुत महंगे थे वो। लेकिन इन्होंने एक संस्था का सहारा लिया और वो संस्था उनको वहाँ पर भेज करके उस पर अध्ययन कराने का इन्होंने सहयोग प्रदान किया। तो इनके पास कई सारे चिंपैंजी थे, उसमें से जो सबसे बुद्धिमान था उसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा, ठीक है। तो सुल्तान नामक वनमानुस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? दो परिस्थितियों में इन्होंने उसको रखा था, एक छड़ी का प्रयोग है और एक बॉक्स का प्रयोग है। क्या है, फटाफट समझ लेते हैं कि एक बार इन्होंने इसको एक ऐसे पिंजरे में बंद किया जहाँ पर कुछ केला जो थे, बनानास, वो बाहर रखे थे जो उसकी हाथ की पकड़ से दूर थे। तो जब उसको भूख लगी तो वो चला, तो अपने हाथ से उसने पकड़ने का प्रयास किया और उसको वो प्राप्त नहीं हुए। कमरे में एक छड़ी रखी थी और उस छड़ी का उसने सहारा लिया और पहला जो प्रयोग था छड़ी का 2 बार और बॉक्स का भी 2 बार, ठीक। तो पहली बार एक ही छड़ी से उसको लगा कि हाँ इस छड़ी से हम खींच सकते हैं, तो खट से छड़ी उठाई और वो केला खींच लिया, बनाना, और खा लिया। दूसरा बार फिर रखा, अब थोड़ी सी और दूरी पर रख दिया कि एक छड़ी से नहीं मिलेगा, 2 छड़ियाँ उनको वहाँ पर रख दी और वो ऐसी छड़ियाँ थी जो आपस में ज्वाइंट हो सकती थी। पहले उसने एक छड़ी का सहारा लेकर के अपने भोजन को प्राप्त करने का प्रयास किया, नहीं कर पाया। फिर वो धीरे से हार कर बैठ गया और उन दोनों छड़ियों से खेलने लगा। खेलते खेलते वो दोनों छड़ियाँ आपस में एकाएक जुड़ गई, तो उसके दिमाग की बत्ती जली कि अच्छा इससे तो हम कुछ कर सकते हैं, ठीक। तब उसने उस छड़ी का लिया और सहारा लिया और अपना भोजन था, बनानास जो केला रखे थे उसको उन्होंने खींच लिया और खा लिया। एक प्रयोग हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, बॉक्स रखा, कमरे में लटका दिया। एक बॉक्स के ऊपर चढ़ करके पहले हाथ से लपकने का प्रयास किया, नहीं मिला, तो देखा कमरे में एक बक्सा रखा है, बक्सा रखा, उसके ऊपर चढ़ गया और इन्होंने ये परिस्थितियाँ बदल क्यों रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। बहुत ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, ऐसा मत करिएगा कि हाँ कई बार हम सुन चुके हैं कहानी। इस कहानी में एक तत्व छुपा है, स्थानांतरण हो रहा है, बार बार परिस्थितियों का बदल कर रहे हैं, और यही मूल आधार है समझने का। कि तो उसने क्या किया, पहले दीवार से तोड़कर उसने हाथ से लपका और नहीं मिला, उसने बॉक्स रखा, बॉक्स के ऊपर चढ़ा और मिल गया। दूसरी परिस्थिति रखी कि एक बॉक्स थोड़ा सा केला और ऊपर बांधा, तो एक बार में नहीं मिल रहा था एक बॉक्स के ऊपर। फिर वो बैठा, थोड़ी देर दिमाग लगाया, तो उसने सीधे खटक से एक बॉक्स और ऊपर उसको रख दिया, अब उसके ऊपर चढ़ा और उसको केला प्राप्त हो गया, ठीक है। इस तरीके से उसने 2 परिस्थितियाँ रखी। एक और कहानी मैं आपको इसी में से बताता हूँ, ये तो 2 प्रयोग थे। एक उनकी घटना है कि अब प्रयोग के दौरान केले लटके रह गए होंगे ऊपर, बक्सा उक्सा सब हटा दिया होगा उनके चेलों ने। तो कोहलर टहल रहे थे बरामदे में, तो चिंपैंजी ने क्या किया, वो शौकीन हो चुका था केला खाने का, बनाना उसको बहुत फेवरेट हो गए थे उसके। तो कोहलर टहले तो कोहलर का उसने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उस पिंजरे में ले गया और उनकी पीठ पर चढ़ा और उसने केला खा लिया।
ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि अच्छा बहुत होशियार आदमी है ये। ठीक, तो इन पूरे परिस्थितियों का जब उन्होंने कायदे से विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति सर्वप्रथम समस्या के सभी पहलुओं का निरीक्षण करता है, पहले सभी संभव प्रयास करता है, फिर उसमें एकाएक शक्ति आती है। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रतियों के आधार पर कार्य करता है। कौन? सबसे पहले उसके सामने लक्ष्य होगी, लक्ष्य प्राप्त करने में उसको बाधा आएगी और बाधा आने पर वो छटपटाहट होगी, छटपटाहट के बाद वो आप सभी चीज़ों को पूरी तरीके से समझेगा और समझने के बाद एकाएक उसमें एक सूझ आ जाएगी और वह अपनी पूरी शक्तियों का फिर से प्रयोग करके फिर से वही कार्य नई सूझ के साथ करेगा और उस समस्या का समाधान कर ले जाएगा। ठीक है, और सूझ के अनुसार किसी कार्य के अधिगम की क्रिया में मस्तिष्क 2 स्तरों पर कार्य करता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर अधिगम है और प्रत्यात्मक स्तर पर अधिगम है। प्रत्यय क्या है और प्रत्यक्ष क्या है? सामने देख करके प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम किसी समस्या को कोई बात सुनते हैं और वो समझ लेते हैं कि क्या है, परंतु प्रत्यय कॉन्सेप्ट की बात जब आती है तो हमें थोड़ा सा ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, समानता की बात आ जाती है ना, जब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, तो कॉन्सेप्ट प्रत्यय एक प्रकार के सिद्धांतों की एक श्रेणी होती है जो उसे दूसरे प्रकार से अलग या बराबर करता है। ठीक है, तो प्रत्यय लेवल पर अगर आप सीख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट लेवल पे पहुंच रहे होंगे, तो आपको सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। आप जैसे कोई ध्वनि आपके दिमाग में आ रही है तो डमरू की आवाज़ है या वो बांसुरी की आवाज़ है, ये अगर एक उम्र का बच्चा है तो वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा जब होगा तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आवाज़ सुनकर उस पर दिमाग लगाएगा कि अच्छा ये डमरू की आवाज़ है, ये बांसुरी की आवाज़ है। तो जब प्रत्यय लेवल पर सीखेगा तो शरीर के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करेगा और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर की अगर बात होगी तो वह सिर्फ ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीख सकता है। ये परिस्थिति ये बदल क्यों रहे थे कोलर साहब, जो मैंने आपको बताया कि बार बार परिस्थितियाँ क्यों बदल रहे थे, तो इनका ये कहना था कि कोई व्यक्ति अगर सूझ के माध्यम से सीख रहा है तो इसकी जांच कैसे हो कि ये सूझ से सीख रहा है कि अभ्यास से सीख रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति सूझ से सीख रहा है तो परिस्थितियाँ बदल दीजिए, परिस्थितियाँ बदल कर देखिए। जैसे कहा कि प्राणी में समस्या का समाधान सूझ द्वारा सीखा गया है या नहीं, इसकी जांच स्थानांतरण द्वारा की जा सकती है। मान लीजिए आप बहुत रट कर गए हैं किसी प्रश्न की या किसी परिभाषा को कि शिक्षा की परिभाषा क्या है, बार रट के गए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यता क्या होती है, जिसका वर्णन आप अपने शब्दों में करिए। अब आप बैठे हो रटे कि हम तो शिक्षा परिभाषा याद करके आए थे, पता नहीं कुछ सिलेबस से सब बाहर का आ गया है, देखो ये क्या किया इन्होंने, आंदोलन करोगे फिर बैठ करके। लेकिन आपने रटा था, समझा नहीं था, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे प्रश्नों को कि आखिर वो आपसे पूछ वही तो रहा है जो शिक्षा की परिभाषा आप पढ़कर आए हो। अंतर्निहित योग्यता क्या है? अंतर्निहित योग्यता का प्रकटीकरण ही तो शिक्षा है। तो आप उसको अगर व्यक्ति ने सूझ से समझा है या समझ के समझा या अभ्यास से या रटकर समझा है, इस दोनों के बीच अगर हम अंतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न घुमा कर पूछ लीजिए। इसीलिए सीटेट वगैरह में जो प्रश्न आ रहे हैं वो अक्सर कंडीशनल यानी परिस्थितियों पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं कि आपने अगर सीधे रटा है तो आप प्रश्न को शायद हो सकता ना हल कर पाएँ। यदि आपने कॉन्सेप्ट समझा है और उसका वास्तविक प्रयोग करने की योग्यता के अंतर्गत आ चुके हैं, तभी आप उस कॉन्सेप्ट का प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो ये सूझ की अगर जांच करनी है तो आपको परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी। इसीलिए वो कोहलर साहब बार बार परिस्थितियां बदल रहे थे इसी के आधार पर। अब देखिए, किसी भी सिद्धांत में कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। कोई भी पूर्णता कोई भी सिद्धांत नहीं प्राप्त कर पाता है क्योंकि व्यक्ति की अपनी सीमा है। तो इन्होंने जब ऐसी बात कह दी, आल्पोर्ट तथा डंकन का यह मानना है कि सूझ की प्रक्रिया अचानक न होकर क्रमिक होती है। इस आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है। पूर्व में सबसे पहले आपने कहा था कि जब व्यक्ति प्रत्यक्षण कर रहा होता है, प्रत्यक्षण यानी समझ रहा होता है, तो समझते समझते उसमें एक अचानक एकाएक समाधान उसका उत्पन्न हुआ था जिसे आपने सूझ कहा था। और आपने क्या मतलब, कोहलर ने सूझ कहा था और कहा कि इसके लिए व्यक्ति को अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही कि इस पर आलोचना हो गई। आप अगर बायस्ड हो जाएंगे क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार बहुत व्यापक है,
व्यक्ति को समझना आसान काम नहीं है, व्यक्ति के व्यवहारों को भी समझना आसान काम नहीं है। इसीलिए सोशल साइंस के सब्जेक्ट में पॉसिबिलिटीज जरूर बनी रहती है। तो एक बात अगर एग्जैक्ट लाइन में कह देने में आप हमेशा आलोचना के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, कोई अगर साथी मेरे रिसर्च के भी जुड़े हुए हैं तो वह भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक, तो हम हमेशा क्या होता है कि रिसर्च के लास्ट लाइन में हम अपने यहाँ एक बात लिख करके देते हैं कि मेरी क्षमता के आधार पर मैंने फला क्षेत्रों को चुनाव किया, यदि आने वाला कोई भी व्यक्ति इनसे संबंधित शोध भी कर सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर सीधे जब ऐसी बात कह दी कि सूझ की प्रक्रिया अचानक होती, क्रमिक नहीं होती, यहीं पर इनकी आलोचना हो गई। आलपोर्ट तथा डंकन ने आलोचना की कि सूझ की प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह क्रमिक होती है। और ये बात भी सही है कि सभी दोनों का समावेश होना चाहिए। किसी भी बात को आपने सीख समझ जरूर लिया है, लेकिन उस सीख समझने के पश्चात अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। ये स्मृति के कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इनको बीच में अंतर्द्वंद क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं, परंतु जब स्मृति आपको मैंने बताया कि चीज़ें याद कैसे रहती हैं, तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी बात अगर ज्ञानेंद्रियों से दिमाग में गई है तो वहाँ पर आप उसको और दीर्घकालिक स्मृति में अगर पहुँचाना चाहते हैं तो आपको विस्तारपूर्वक पूर्वाभ्यास करना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में बातें चली जाएंगी। कुछ ऐसी बातें हैं तो एग्जैक्ट हमें दिमाग में चली जाती हैं। ठीक है, उन बातों की ये बात फिलहाल कह रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि किसी भी बात को अभ्यास और सूझ दोनों के माध्यम से सीखा जा सकता है, परंतु अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी कार्य व्यवहार को समझकर सीखना चाहिए। और व्यक्ति ने समझकर अगर सीखा है तो आप परिस्थितियां बदल कर देखिए और उस स्थिति से आप जान जाएंगे कि व्यक्ति ने समझकर सीखा है या रटकर सीखा है। तो ये बातें शायद आपको समझ में आई होंगी और ये तथ्य शायद हमारे लिए अपने वास्तविक जीवन में भी उपयोगी हैं। तमाम प्रश्न इससे पूछे जा चुके हैं, परिस्थितियों के आधार पर पूछे जा चुके हैं, और आप अब पूर्व के प्रश्नों को हल करिएगा। हो सकता है आप उसका उत्तर लगा पाएँ। जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो उससे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों को भेजिए जो अध्ययन करने के इच्छुक हैं, गंभीर हैं। आगे भी इसी तरीके से विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भारत माता की जय।